नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित इस कहानी के बारे में, जिसका नाम है जुलूस। जहां ये कहानी 4 पार्ट्स में बटी हुई है और हर एक पार्ट इस प्रकार से लिखा गया है कि वो दूसरे पार्ट से श्रोताओं को और पाठकों को दोनों को जोड़े रखता है। तो आशा है मैं उतने ही रोमांचक तरीके से आपको ये कहानी सुना पाऊँगा जितने रोमांचक तरीके से मुंशी जी ने इस कहानी को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हो रही है कि आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा जुलूस निकलने जा रहा है, लेकिन उस जुलूस में बहुत सारे लोग भाग नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर उस जुलूस के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन जुलूस में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या वो लोग जुलूस में शामिल होंगे? तो चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं हम इस कहानी को। तो देखिए, स्वराज का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बड़े, कुछ बूढ़े, बालक झंडिया और झंडे लिए वंदे मातरम गाते हुए लगातार गलियों से निकलते जा रहे थे। ऐसे में शंभूनाथ ने दुकान की पटरी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयाल से कहा, ये सब के सब काल के मुंह में जा रहे हैं। यानी कि एक तरफ से तो जुलूस पूरा का पूरा निकल रहा है, तो दूसरी तरफ से मार्केट में शंभूनाथ की दुकान है और पड़ोस में ही उसके एक और दुकानदार है जिसका नाम है दीनदयाल। तो शंभूनाथ दीनदयाल से कहता है कि ये सब लोग आज़ादी के जुलूस के लिए नहीं, बल्कि ये तो काल के गर्त में समाने जा रहे हैं। ये लोग तो अपनी मौत के मुंह में जा रहे हैं। दीनदयाल ने कहा, महात्मा जी भी सठिया गए हैं, गांधी जी यानी कि। जो जुलूस निकालने से स्वराज मिल जाता तो सब के सब जुलूस निकालते रहते और स्वराज कब का मिल चुका होता। जुलूस निकालने से स्वराज नहीं मिलता। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये देखो, जुलूस में है कौन? ये लौंडे लफाड़े, ये सिरफिरे लोग। शहर का तो कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है। तभी एक व्यक्ति और आता है, मैकू। मैकू कहता है, उन दोनों की बातें सुनकर मैकू हंसने लग जाता है। शंभू ने कहा, क्यों बे मैकू, हंस क्यों रहा है? मैकू कहता है, अरे भाई तुम्हारी बातों पर हंस रहा हूँ। कोई बड़ा आदमी भला जुलूस में शामिल क्यों होगा? जुलूस में शामिल कौन होता है? गरीब, बेरोजगार, यही लोग तो जुलूस में शामिल होते हैं। अमीर क्या कर रहा है? अमीर को कोई तकलीफ थोड़ी, वो तो बंगलों में रह रहा है, महलों में रह रहा है, मोटरों पर घूम रहा है। मर तो हम रहे हैं ना गरीब। रोटियों के मारे मारे दर बदर जैसा राजनीति हमें सेक रही है, वैसा हम राजनीति से सीख जा रहे हैं। अमीर को क्या चिंता? शंभू, तू ये बात नहीं समझेगा। मैकू बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, लेकिन तू ये बात नहीं समझेगा। जिस काम में ना 4 बड़े आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, वो काम अपने आप हो जाता है। मैकू ना शंभू लाल को ऐसी आंखों से देखता है जैसे वो कहता है कि हाँ, तुझे बड़ी समझ है सारी बातों की, तू ही तो पूरी राजनीति चला रहा है, तू नहीं तो देश चला रखा, तू तो पूरे विश्व को चला रहा है। लेकिन ये बात मैकू अपने मन में रखता है। और फिर पता क्या कहता है? झल्ला कर मैकू ये कहता है, बड़े आदमियों को बड़ा किसने बनाया है? हमने तो बनाया है। हमारे खून पसीने की रोटी खाकर ये क्या होते हैं? बड़े बन जाते हैं। दीनदयाल, अरे ये जुलूस तो आगे बढ़ता ही जा रहा है और नया दरोगा बड़ा जल्लाद है। चौरस्ते पर पहुंचते ही हंटर लेकर पेल देगा, फिर देखना सब कैसे दुम दहाकर भागेंगे, मज़ा आ जाएगा। अब जुलूस नारेबाजी करते हुए कहाँ तक पहुँच चुका है? चौराहे तक पहुँच चुका है। और सहसा दरोगा बीरबल सिंह की एंट्री होती है और बीरबल सिंह कहता है, ठहरो, तुम्हें इससे आगे बढ़ने की कोई भी कहीं से भी इजाज़त नहीं है। जुलूस के नेता हैं इब्राहिम और वो कहते हैं, आप अपने अफसरों से पूछ लें, हमने इजाज़त ले रखी है। बीरबल, मुझे अफसरों से ना पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो इब्राहिम कहता है, कोई बात नहीं, हम जुलूस में आगे तो नहीं बढ़ सकते, यहाँ बैठ तो सकते हैं। सारी भीड़ भाई यहीं पर बैठ जाओ, जब दरोगा साहब चले जाएंगे तो हम इससे आगे निकल जाएंगे। दरोगा को गुस्सा आ जाता है बीरबल को और वो कहता है, नहीं, तुम्हें यहाँ रुकने की भी इजाज़त नहीं है। इब्राहिम कहता है, भाई रुकेंगे तो हम यहीं पर। बीरबल की बात की जाए तो वो ग्रेजुएट था और इनके पिताजी भी सुपरिटेंडेंट रहे थे, यानी कि इनकी रगों में ही अफसरी का खून दौड़ता था। नस नस में रोब भरा था। अफसर की दृष्टि में उसका बड़ा सम्मान था। खासा गोरा चिट्टा, नीली आंखें, भूरे बालों वाला तेजस्वी पुरुष था। कौन? बीरबल। शायद जिस वक्त वो कोट पहनकर अपने ऊपर हैट लगा लेता था ना, तो वो भूल जाता था कि वो भारतीय है और अपने आप को क्या समझने लग जाता था? एक ब्रिटिश समझने लग जाता था। इतने में उसने देखा कि डीएसपी साहब आ रहे हैं और ऐसे में उसने अपनी हंटर निकाला और बैंत और लगा पीटने। किसको? जुलूस वालों को। पूरी की पूरी जो सिपाहियों का ग्रुप था वो एकदम से जुलूस पर टूट पड़ा। इब्राहिम घोड़े की टाप के नीचे आ गया। बड़े पैमाने पर हिंसा का रक्तपात हुआ, लेकिन जुलूस ने गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता अपनाया और
पुलिस वालों पर पलटवार नहीं किया। एक बार को ऐसा लगा कि भीड़ पुलिस वालों पर पलटवार कर देगी, लेकिन इब्राहिम ने कहा नहीं, ये हमारे तो भाई हैं, ये भारतीय तो हैं, तो क्या एक भारतीय दूसरे भारतीय को मार देगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 10-12 मिनट तक ऐसे ही डंडों की बौछार होती रही और लोग शांत खड़े रहे। तो यहाँ पर इस कहानी का पार्ट 1 समाप्त होता है, जिसकी समरी सिर्फ इतनी सी है कि एक भीड़ जो आज़ादी की दीवानी है, आज़ादी के लिए जुलूस निकाल रही है, सामने से पुलिस जो कि खुद भारतीय हैं और वो उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। इस मारधाड़ की खबर एक क्षण में बाजार में पहुंच गई। वही शंभुनाथ, वही दीनदयाल जो बात कर रहे थे ना, इन्होंने कहा अब यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, अब हमें भी ना जुलूस का हिस्सा होना पड़ेगा। और देखते देखते ना बाजार की सारी दुकानें बंद हो गई और हजारों लोग सहसा ही सड़कों पर आ गए और जुलूस का हिस्सा बन गए। भीड़ को देखते देखते भीड़ इस हिसाब से आगे बढ़ने लगी कि पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा। भीड़ उग्र ना हो जाए, भीड़ हिंसा ना धारण कर ले, इसलिए इब्राहिम ने कहा कि अब हमें यहाँ से वापस चल लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कोई एक हिंसक झड़प हो सकती है। इब्राहिम के इतना कहते ही सभी लोग वापस जाने के लिए तैयार हो गए और इब्राहिम को तुरंत ही कपड़ों से बने एक सहारे के द्वारा उसे उठा लिया गया। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का तीसरा पार्ट, जब बीरबल अपने घर पहुँच जाता है और उस घटना को घटे हुए 3 दिन बीत चुके हैं और उनकी पत्नी है मिट्ठन बाई। यानी कहानी में एक और कैरेक्टर आता है मिट्ठन बाई का। मिट्ठन बाई अपने बीरबल सिंह जो अपने कमरे में बैठकर चाय पी रहे हैं और मिट्ठन बाई जो उनकी पत्नी है शिशु को गोद में लिए उनके सामने खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे मिट्ठन बाई उनके द्वारा किए गए इस कार्य से खुश नहीं है जो बीरबल ने भीड़ पर लाठियाँ भांजी थी। बीरबल ने कहा मैं क्या करता, उस वक्त पीछे डीएसपी खड़ा था और अगर उन्हें मैं रास्ता दे देता तो मेरी जान मुसीबत में फंस जाती। मिट्ठन बाई ने सिर हिलाकर कहा तुम कम से कम इतना तो कर सकते थे, उन पर डंडे ना चलाते। एक भारतीय होकर दूसरे भारतीय को मारते हो। तुम्हारा काम आदमियों पर डंडे चलाना है क्या? तुम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रोक सकते थे। कल को तुम्हें अपराधियों को बेत लगाने का काम दे दिया जाएगा तो तुम्हें तो और बड़ा आनंद आएगा। तुम तो एक जल्लाद हो चुके हो, जल्लाद। बीरबल खिसिया गया और उसने कहा तुम्हें बातें समझ में नहीं आती, तुम कभी कोई बात समझती हो? मिट्ठन बाई कह रही मैं खूब समझती हूँ। डीएसपी पीछे खड़ा था, तुमने सोचा होगा ऐसा काम करने का अवसर शायद ही कभी मिल पाए। डीएसपी को दिखा दूंगा और मुझे क्या मिलेगा? प्रमोशन मिल जाएगा। पदोन्नति के लालच में तुम इतने अंधे हो जाओगे, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। विद्या में तो तुम बहुत बढ़ गए, मगर तुम क्या कर रहे थे? लोगों पर डंडे चला रहे थे, घोड़ों से लोगों को कुचल रहे थे। वाह रे जवान मर्दी, वाह रे वाह। बीरबल सिंह ने बेहयाई के हंसी के साथ कहा डीएसपी ने मेरा नाम नोट कर लिया, पता तुम्हें? वो सोच रहा था उसकी बीवी खुश हो जाएगी कि अब उसका क्या होने वाला है, प्रमोशन। दरोगा जी ने समझा कि ये सूचना देकर वो मिट्ठन भाई को खुश कर देंगे, लेकिन मिट्ठन भाई के मुख पर खुशी की कोई भी रेखा नहीं थी। वो बातें उसकी गहराइयों से जहन में उतर चुकी थी। बोली हाँ हाँ बिल्कुल, तरक्की मिल जाएगी तुम्हें तो। आखिर बेगुनाहों के खून से हाथ में रंग लोगे तो तरक्की नहीं मिलेगी तो और क्या मिलेगी? और अगर ऐसी तरक्की तुमने पाली तो उस तरक्की का हम क्या करेंगे? ये तुम्हारी कारगुजारी के नाम नहीं, ये तुम्हारे देशद्रोह की कीमत है जो तुम खुद भारतीय होते ही दूसरे भारतीय पर क्या कर रहे हो? लाठी भाज रहे हो। तुम्हारी कारगुजारी का इनाम तो तब मिलेगा जब तुम किसी खूनी की खोज निकालोगे, किसी डूबते हुए आदमी को बचा लोगे, जो व्यक्ति वास्तव में अपराधी है उसे पकड़ लोगे। मैं तो तब मानूंगी कि तुमने कुछ किया है। एकाएक एक सिपाही आया बरामदे में खड़ा होकर और उसने कहा हुजूर एक लिफाफा लाया हूँ। बीरबल को लगा कि ये तो मेरा प्रमोशन लेटर लेकर आया होगा, लेकिन उस लेटर में एक और जुलूस को हैंडल करना था। किसे? बीरबल को। बीरबल कहता है ये सारे काम मुझे ही क्यों मिलते हैं? मिट्ठन ने पूछा क्या हुआ, तरक्की का परवाना आ गया क्या? बीरबल सिंह ने झेप कर कहा तुम तो बनाती हो, आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है और मुझे उसके साथ रहने का हुक्म आ गया है। मिट्ठन भाई कहती है वाह, आज तो तुम्हारी फिर से चांदी है, आज फिर लोगों को क्या करना, जाके मारना। अब की बार तो तुम्हें इंस्पेक्टर बना देगा डीएसपी। बीरबल ने माथा सिकोड़ा और कहने लगा कि तुम तो बिना सिर पैर की बातें करती हो। मैं अगर चुपचाप खड़ा रहूँगा तो नतीजा क्या होगा? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं क्या देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं भारतीय लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो क्या मेरी नौकरी बचेगी? ऐसा गुलाम रहकर मैं जीना नहीं चाहता, ऐसा बीरबल कहता है। तभी बाजे की आवाज़ उसके कानों में आती है और बीरबल सिंह ने बाहर जाकर पूछा कि क्या हो रहा है? उन्होंने कहा स्वराज वालों का जुलूस है। तो तुरंत ही बीरबल तैयार हो जाता है और अपनी पुलिस फोर्स के साथ उसके सामने चला जाता है। तभी उसे पता चलता है ये तो जुलूस आज का अलग है, ये जुलूस तो किसी व्यक्ति की मृत्यु का है। और कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है ये और कोई नहीं
उसी व्यक्ति की मृत्यु है जो उसके घोड़े की टाक के नीचे आके मर गया था, यानी कि इब्राहिम। जहाँ उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि पहले उसे गंगा में स्नान कराया जाए और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाए। जहाँ भारी भीड़ इब्राहिम को लेकर गंगा जा रही है और उसे स्नान करा के उसे कब्र में दफना देगी। सहसा बीरबल शॉक्ड हो जाता है और वो पुलिस वालों को साथ साथ चलने का आदेश दे देता है। जुलूस में लाखों की संख्या है और एक बार को वंदे मातरम की आवाज़ लगाई जाती है और फिर शांति से जुलूस आगे बढ़ता जाता है। जुलूस में असंख्य लोग हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं और सहसा बीरबल की नज़र पड़ती है कि उन्हीं में से एक स्त्री मिट्ठन बाई भी उस जुलूस में है। कुछ स्त्रियां ये कह रही हैं कि इन पुलिस वालों के कोई भाई थे जिन्होंने इब्राहिम साहब का कत्ल किया। तो मिट्ठन बाई कहती है, भाई कहाँ, यही साहब तो थे जिन्होंने कल उसे मारा, 3 दिन पहले इसे मारा। बहुत सारे लोग बीरबल को फिर भला बुरा कहने लग जाते हैं। वो एक औरत तो ये तक कह देती है कि अगर ऐसा बेटा मेरा होता तो पैदा होते ही उसकी गर्दन मरोड़ देती। तो कुछ औरतें क्या कह रही हैं कि सरकारी पदोन्नति पाने के लिए ये तो पेट का पापी हो चुका है। स्त्रियों से अपनी बेइज्जती सहते हुए बीरबल जुलूस में पीछे की ओर चले जाते हैं और यहाँ पर तीसरा पार्ट इसका ख़त्म होता है और चौथा पार्ट शुरू होता है। जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर सीन ये बनेगा कि बीरबल के अंदर पश्चाताप के आंसू आने लग जाएंगे। उसे लगने लग जाएगा मैं एक भारतीय होकर ही दूसरे भारतीयों को सता रहा हूँ। जब भीड़ अपने घर पहुँचेगी अंतिम संस्कार करके तो एक व्यक्ति बहुत रो रहा होगा, इब्राहिम साहब के घर पर बहुत रो रहा होगा। और जब मिट्ठन बाई देखेगी तो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि दरोगा बीरबल सिंह होंगे। यानी कि मुंशी जी की इस कहानी में एक हृदय परिवर्तन की घटना है। अगर मैं इस कहानी का थोड़ा सा सार आज के समय के हिसाब से भी दूं तो हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इस कहानी से। जहां एक भारतीय दूसरे भारतीयों को मारने के लिए तुला हुआ है। क्यों नहीं आती हमारे यहाँ भारतीयता? शायद हम एजुकेशन नहीं ले रहे, शायद हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है। क्योंकि जितना अच्छा स्तर शिक्षा का होगा, क्योंकि शिक्षा कभी भी तलवारबाजी नहीं सिखाती। शिक्षा तो प्रेम, परोपकार और भाईचारे का मार्ग प्रदर्शित करती है। अगली वीडियो में हम एक और कहानी के साथ मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कर बताना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।